नमस्कार, श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं विजय लक्ष्मी आज आपको बताऊंगी कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर वह स्वतंत्र वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। अब इनकी संख्या देखते हैं। इनकी संख्या 11 होती है और ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इसके साथ ही हम अपनी वर्णमाला में दो वर्णों को और लिखा देखते हैं। वो दो वर्ण हैं अंग और अह। जो ये अंग है ये अनुनासिक है और जो ये अह है ये विसर्ग है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है और ये न तो व्यंजन है और न ये स्वर हैं, लेकिन इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो स्वर हैं उनके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर या मात्रा काल के आधार पर। काल अर्थात समय की मतलब किन स्वरों को बोलने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर ये 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहले ह्रीश्व स्वर। ह्रीश्व का अर्थ होता है छोटा, अर्थात ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता हो। ये स्वर हैं अ, ई, उ, री। इन स्वरों को बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इन स्वरों को बोलने में ह्रीश्व स्वर से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। ये स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ। उसके बाद जो तीसरा इसका भेद है मात्रा के आधार पर वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बोलने के लिए 3 मात्राओं का समय लगता है। जो ह्रीश्व स्वर है उससे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो ये कौन से स्वर हैं? ये जो है ऐसे शब्दों के साथ इनको बोला जाता है जिनको बहुत अधिक लंबा खींचकर बोला जाता हो, जैसे राम, ओम। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका जो चिन्ह है प्लुत स्वर का, जो देवनागरी लिपि में 3 अंक लिखा जाता है, ये बीच में जो मैंने लिखा है ये इसका चिन्ह है। इनको हम लिखा हुआ तो कम देखते हैं, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो तब हमें पता चलता है। आप उच्चारण करके इसका देख सकते हो। उसके बाद जिह्वा के आधार पर। जिह्वा अर्थात जो हमारी जीभ होती है उसके आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हमारी जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है। तो ये स्वर हैं ई, ए। उसके बाद मध्य स्वर। मध्य स्वर अर्थात जिसको बोलने में हमारी जो जीभ है मध्य से अर्थात बीच में से सक्रिय रहती है उसको मध्य स्वर कहा गया है और ये केवल एक है अ। उसके बाद पश्च स्वर। पश्च कहते हैं पीछे को। तो पश्च स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है। पीछे का भाग काम करता है। यह है आ, उ, ओ। इसके बाद तीसरा जो भेद है वो है मुखाकृति के आधार पर, अर्थात हमारा जो मुख है वो कितना कम खुलता है और कितना अधिक खुलता है, उसके आकार के आधार पर इनको बांटा गया है। ये स्वर हैं सबसे पहले संवर्त स्वर। संवर्त स्वर को बोलने में हमारा जो मुख होता है वो सबसे कम खुलता है। इनकी संख्या 4 है। यह है ई, उ। उसके बाद अर्धसंवर्त स्वर। अर्धसंवर्त स्वरों को बोलने के लिए हमारा जो मुंह होता है वो संवर्त स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है और ये स्वर होते हैं ए, ओ। उसके बाद विवर्त स्वर। जो विवर्त स्वर है ये केवल एक है आ। इसको बोलने के लिए हमारा जो मुंह है वो बहुत अधिक खुलता है। ये है आ। उसके बाद अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त स्वर में जो होते हैं ये 3 होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विवर्त स्वर है इससे थोड़ा कम इसमें मुंह खुलता है और अर्धसंवर्त से थोड़ा
आधार पर स्वरों को 4 भेदों में बांटा गया है। अब हम स्वर का अगला भेद पढ़ते हैं ओष्ठ के आधार पर। स्वरों को ओष्ठ के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्त का अर्थ होता है गोल। वृत्ताकार स्वरों को बोलते समय हमारे जो होठों का आकार है वो थोड़ा सा गोल हो जाता है, इसलिए इन्हें वृत्ताकार स्वर कहा गया है। ये स्वर हैं उ, ऊ, ओ, ओ। उसके बाद अवृत्ताकार स्वर अर्थात जिनको बोलते समय होठों का आकार थोड़ा गोल नहीं होता बल्कि थोड़ा सा फैल जाता है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये है अ, आ, ई, ए। उसके बाद अगला जो भेद है स्वरों का वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर भी इन्हें 6 भागों में बांटा गया है कि इनका जो उच्चारण है वो किस किस स्थान से होता है, जैसे मुख, जिह्वा, होठ, दांत, तालु आदि। तो सबसे पहला भेद है कंठ स्वर। कंठ जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। ये है अ और आ। अब है तालव्य स्वर जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। ये है ई और ई, तालु कहते हैं। जीभ का जो ऊपर का हिस्सा है उसको तालु कहा जाता है, जीभ के ऊपर का सबसे पिछले वाला हिस्सा। अब है ओष्ठ स्वर जिनका उच्चारण होठों से होता है। होठों से जिसका उच्चारण होता है वो है ओष्ठ स्वर। यह है उ और उ। उसके बाद मूर्धन्य स्वर जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा क्या होती है? जो ऊपर के दांत है उसके ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है उसको मूर्धा कहा जाता है। ये केवल एक ही स्वर है, रीडी। उसके बाद है अगला कंठ तालव्य स्वर जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठ कहते हैं गले को और तालु मैंने अभी आपको बताया। तो ये है ए और ए। उसके बाद कंठोष्ठ स्वर जिनका उच्चारण कंठ और होठों से दोनों से होता है उन्हें कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। ये है ओ और ओ। अब अगला जो भेद है श्वास के आधार पर, अर्थात हमारी जो श्वास है, जो सांस है, जो वायु है वो किस तरह से निकलती है इनका उच्चारण करते समय, तो इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है अनुनासिक स्वर और एक है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वो हैं जिनके ऊपर जैसे अ के ऊपर बिंदु है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो आ ये ई के साथ बिंदु लगाया हुआ है, ए के साथ चंद्र बिंदु मैंने लगाया हुआ है। अर्थात जिन स्वरों के साथ बिंदु या चंद्र बिंदु लगे हों उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु निकलती है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। अब है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर वो होते हैं जिनके ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं होते, जिनका उच्चारण करते समय केवल जो वायु निकलती है वो मुख से निकलती है, वो निर्नुनासिक स्वर है। अगर हम सभी स्वरों पर बिंदु या चंद्र बिंदु न लगाएं तो वो निर्नुनासिक कहलाएंगे, और अगर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दें तो वो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। तो आज हमने जो ये जानकारी प्राप्त की, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छी लगी होगी।